ये बजट कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग के इर्द ही बनाया गया है। और जिनको मिलता है 58,333, जो 7 लाख के दायरे में आ गए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल संदीप डागर डेली लाइफ में। दोस्तों, कल हमारे देश का आम बजट पेश किया गया संसद के अंदर, तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। इसमें एक आम आदमी के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, कर्मचारी वर्ग के लिए, इसमें स्वास्थ्य के लिए क्या क्या है। और पहले आप ये देख लीजिए इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं और किसको क्या मिला है। किसानों को लोन में छूट जारी रहेगी। 157 नए नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। पीएम आवास योजना का बजट भी बढ़ाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को 33% बढ़ाया जाएगा। केवाईसी की प्रक्रिया आसान की जाएगी। पहचान पत्र के तौर पर पैन मान्य होगा। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की घोषणा। 2027 तक एनीमिया खत्म करने का लक्ष्य। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का आवंटन। इकोट के लिए 97,000 करोड़ रुपए आवंटित। 10,000 करोड़ सालाना शहरी विकास के लिए। एमएसएमई को 95% जमा राशि वापस की जाएगी। अब नर्सिंग कॉलेज भी बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री पीवीजीटी मिशन लॉन्च होगा। पंचायत स्तर पर लाइब्रेरी बनाने की योजना। कृषि ऋण टारगेट को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा जो इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं। इस बजट को कुछ इस हिसाब से पेश किया गया इस बार, इसको मध्यम वर्ग को लुभाने के लिए, क्योंकि अभी हमारे देश में, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी 9 स्टेट में चुनाव होने हैं इस 2023 में, और फिर अगले साल 2024 में लोकसभा के इलेक्शन होने हैं। तो इसमें एक सरकार ने पूरा खुले दिल से इसको पेश किया है। और इसमें कर्मचारियों के लिए तो बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि मैं भी एक कर्मचारी हूँ और हम इस बात से सभी खुश हैं कि इसमें 5 लाख से अब जो इनकम टैक्स की एक तय सीमा थी उसको बढ़ा के अब 7 लाख कर दिया गया है, जिससे कि हर कर्मचारी को फ़ायदा होगा। और इसमें दोस्तों एक दिया है, पैन कार्ड को ही अब पहचान पत्र की मान्यता मिल गई है। तो इसमें कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी की गई हैं। दोस्तों, आपने ये तो देख लिया इसमें सरकार ने किसको क्या क्या दिया है। अब इसके बारे में कुछ बुद्धिजीवियों की क्या राय है, तो आप ये देखिए। ये एक हमारे पुराने पत्रकार थे, तो उनकी इसमें क्या राय है और वो क्या बता रहे हैं। आपने देश के वित्त मंत्री को सुन लिया, आपने देश के प्रधानमंत्री को सुन लिया। आप जान गए कि इस देश के भीतर में मिडिल क्लास कितना मायने रखता है। आप यह भी समझ गए कि महिलाओं की तादाद वोटरों के तौर पर किसी भी सत्ता के लिए इस दौर में कितनी महत्वपूर्ण हो चली है। आप यह भी जान गए कि आदिवासियों को छूने की जरूरत है। और आप यह भी समझ गए कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार को ही काम करना है, प्राइवेट सेक्टर के आसरे वह रह नहीं सकती है। तो क्या इस बजट को समझते बूझते वक्त आप हमेशा संसद के भीतर बजती हुई तालियां या पीटे जा रहे बेंचों की आवाज सुन रहे थे, या प्रधानमंत्री जब मिडिल क्लास का जिक्र अपने भाषण में कर रहे थे तो उसको राहत और रियायत के तौर पर देख रहे थे? इस बजट के भीतर के पन्नों को आज खोलने की जरूरत है। सबको पता है कि 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। सबको पता है कि उसके बाद 2024 का बजट पूर्ण बजट नहीं होगा, क्योंकि तब लोकसभा चुनाव की मुनादी हो चली होगी। और सबको पता है कि इस दौर में भारत के भीतर की परिस्थितियां जो बेरोजगारी और महंगाई को समेट चुकी है, उसमें दुनिया के बाजार में भारत की बोली जो भी लगाई जाए, लेकिन यहां के लोगों की परिस्थितियां नाजुक हो चली है। पेंशन तक के पैसे को निकालने की स्थिति में यहां के करोड़ों लोग आ चुके हैं। तो आज बजट के उन पन्नों को पढ़ने की कोशिश कीजिए जो बजट इस देश का है, या फिर वोटरों को लेकर एक समुदाय विशेष के इर्द गिर्द ताना बाना बुनने की सरकार ने सोची, या फिर एक परसेप्शन बनाने के लिए एक ऐसा परसेप्शन बन जाए जिससे लगे कि वही व्यक्ति और वही समुदाय सरकार के अनुकूल गीत गाने लगे। इस देश का बजट पिछले बरस की तुलना में एजुकेशन के क्षेत्र में कम हो गया। जीडीपी को लेकर 2.64% जो इससे पहले बीते साल में बजट था, वो घटकर 2.51% पर आ गया। यानी एजुकेशन का बजट कम हो रहा है। हेल्थ को लेकर जो चिंता इस देश के भीतर में कोविड काल के बाद से की गई, 2.20% था, जो घटकर पहली बार 2% के नीचे भी आ गया, यानी 1.98%, वह भी कम हो गया। उसके बाद आइए इस देश के भीतर में एग्रीकल्चर के ऊपर होने वाला खर्च, यानी एग्रीकल्चर एक्सपेंडिचर को लेकर 3.84%, जो पिछले बरस के बजट में था, इस बार वो कम होकर
20% पर आकर खड़ा हो गया, यानी यह भी कम हो गया। इस देश के ग्रामीण हिस्से में भारत की 65% आबादी रहती है, लेकिन उसका दूसरा सच यह है कि भारत के भीतर रहने वाले लोग लगभग 80% ग्रामीण भारत के स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की खेती, वहां की डेयरी इंडस्ट्री या जो भी है उसी पर टिके हुए हैं। और उस रूरल डेवलपमेंट को लेकर पिछली बार 5.81% था, इस बार वो घटकर 5.29% आ गया। और इसके ठीक समानांतर वह मिडिल क्लास जो तालियां बजा रहा है, उसमें कभी भी सोचा नहीं कि जो वो कर्ज में डूबते चला जाता है, ईएमआई लगातार आरबीआई के रेपो रेट से बढ़ती चली जा रही है, उसमें रियायत सरकार क्यों नहीं देती है। और आरबीआई रेपो रेट लगातार बढ़ा रहा है। अमेरिका के फेडरल बैंक ने बढ़ाने का ऐलान की दिशा में वो बढ़ चुकी है, जो उसकी कमेंट्री नजर आ रही है। तो भारत में भी आरबीआई फिर रेपो रेट बढ़ाएगी, यानी ईएमआई फिर बढ़ेगी, यानी कोई राहत मिडिल क्लास को जो कर्ज लेता है उसको नहीं मिलेगी। उसके बाद इस दौर में किसी रिफॉर्म का जिक्र नहीं है, कोई ऐसा बड़ा रिफॉर्म जिसके जरिए इस देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की सोच पैदा हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब यहां से आइए कि सरकार की इकोनॉमी की डामाडोल स्थिति में सरकार ने बीच में कई बार जिक्र किए सब्सिडी को लेकर, और कहती थी हमारी इकोनॉमी तो इसलिए गड़बड़ा जाती है, हम सब्सिडी खूब देते हैं। और उसी के तहत 5 किलो अनाज का जिक्र था। तो खुले तौर पर आज बजट में इसका प्रावधान रखा गया, 12 महीने अगले मुफ्त में 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को दिया जाएगा, और उस पर खर्चा आएगा 1,97,000 करोड़, यानी 1,97,000 करोड़। इस देश के भीतर में लोग खाद पर एक वक्त निर्भर हुआ करते थे, लेकिन यूक्रेन और रशिया युद्ध के बाद स्थिति खुले तौर पर सामने आ गई कि हम आत्मनिर्भर नहीं थे, हम सस्ते में खाद यानी फर्टिलाइजर भी मंगाते थे। और अब दुनिया के बाजार में जब वो कॉस्टली हो गया, तो सरकार का अनुमान बहुत साफ है कि फर्टिलाइजर पे सब्सिडी 1,75,000 करोड़ की इस बार देने को वो तैयार है। और यहां ये समझ लीजिए, पिछली बार इससे कम देने को तैयार थी, लेकिन एग्रीकल्चर ने इस देश को बचाया हुआ है। तो जो सब्सिडी दी गई वह 1,80,000 करोड़ पार कर गई। तो ऐसे में सरकार ने जो फेंका वह था मिडिल क्लास में 5 लाख तक कल तक कमाई जिसकी होती थी उसको टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब जो है 7 लाख के दायरे में ले आए। इस 7 लाख के दायरे का मतलब बहुत साफ है कि अगर आपकी कमाई 41,000 रुपए महीने है, और अगर आप उस 41,000 महीने और 58,000 महीने के बीच में हैं, तो आपको राहत और रियायत मिलेगी। हमारी टीम ने इस पर भी बड़ा शानदार काम किया। उसने बताया कि इस देश के भीतर में जिनको पैसा मिलता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में 41,666 प्रति महीने, यानी वो 5 लाख के दायरे में आ गए, और जिनको मिलता है 58,333 जो 7 लाख के दायरे में आ गए। इसकी संख्या प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर के भीतर जब आप मिला लीजिएगा तो इनकी संख्या इस देश में लगभग 90 लाख है, जो सोशल सिक्योरिटी के साथ हैं। जो सोशल सिक्योरिटी यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उनका जिक्र यहां नहीं हो रहा है। तो 90 लाख लोगों को यह राहत मिल गई जो इस दायरे के भीतर में आकर खड़े हो गए। और इन टोटल में इस देश के भीतर में जो टैक्स पेयर है वो लगभग 5 करोड़ से ज्यादा का है। बाकियों की रियायत चंद पैसे के आधार पर मान लीजिए चल रही। पहली बार सरकार ने यह मान लिया कि प्राइवेट सेक्टर के आसरे अब इस देश की इकोनॉमी नहीं चल सकती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अपनी जेब भरता है और प्राइवेट सेक्टर भरोसे और उम्मीद को सिर्फ जगाए रखता है, काम नहीं करता। इस दौर में रेलवे के भी उसमें और 2,40,000 करोड़ तक का खर्च किया। इस बजट के भीतर पहली बार इस देश के बेसिक स्ट्रक्चर, हम उसमें आज कोर सेक्टर का जिक्र नहीं कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जिक्र नहीं कर रहे, हम तो एक बेस का जिक्र कर रहे हैं कि इस देश में एजुकेशन, हेल्थ, रूरल इंडिया और उसके साथ जो प्रोसेस में लोग आगे बढ़े और कैसे काम पाएं, इस पर सरकार ने आंखें मूंदी, बजट कम किया और नए बजट के उस चेहरे को रखा जो परसेप्शन के लिहाज से हर किसी को प्रभावित करे। बजट पर एक आखिरी कमेंट यह है कि ध्यान दीजिए, पहली बार प्रधानमंत्री ने 9 बरस में मिडिल क्लास का जिक्र किया है, क्योंकि मिडिल क्लास को रियायत दी गई है। इससे पिछले साल
उन्होंने एग्रीकल्चर का जिक्र किया था क्योंकि किसान आंदोलन इस देश में चल रहा था। उसके पिछले साल उन्होंने हेल्थ सेक्टर का जिक्र किया था क्योंकि लोग कोविड से निकले थे। उससे पिछले साल प्रधानमंत्री ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जिक्र किया था क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डामाडोल होकर नीचे चला गया था। उसके पिछले साल व्यापारियों का जिक्र किया था क्योंकि जीएसटी वसूलना था और जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कांग्रेस कह रही थी। उसके पिछले साल ब्लैक मनी का जिक्र था क्योंकि नोटबंदी आई थी। और उसके पिछले साल इस देश को सुंदर, स्मार्ट, शानदार बनाने का जिक्र था क्योंकि सत्ता नई नवेली थी, वह सोच रही थी। तो उससे लेकर यहां तक की परिस्थिति में सरकार ने जो कहा, सुन जरूर लीजिए, समझने की कोशिश कीजिएगा तो उलझ जाइएगा। तो दोस्तों, आपने देखा इसमें दोनों ही तरह की मैंने आपको राय दिखाई। बजट के बारे में क्या सोचते हैं बुद्धिजीवी और सरकार ने कर्मचारियों को क्या दिया है। बाकी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इसमें कर्मचारियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ हुई है जो ये 5 लाख से 7 लाख कर दिया है इनकम टैक्स के, इसको बढ़ाकर सीमा को। और ये बजट कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग के इर्द गिर्द ही बनाया गया है। और अब चाहे उसमें इलेक्शन का हो या कुछ ही भी हो, लेकिन हमें तो अपने ये देखना है कि हमें क्या मिला है इसमें। और दोस्तों, मैं बता दूं, ये जो बजट है ये अप्रैल से लागू होगा, अगले साल के लिए है ये, ना कि इसके लिए जो हमारा टैक्स इस बार कटेगा। कई दोस्त ये सोच रहे हैं कि ये अब इस बार तो अब 7 लाख हो गया तो टैक्स नहीं कटेगा। तो दोस्तों, ये जो हम टैक्स भरेंगे ये 21-22 का भरेंगे, और जो अभी आगे 22-23 का भरेंगे, और जो अब ये अब बजट आया है ये हम 23-24 का भरेंगे अगली बार। तो ये छूट हमें अगली बार मिलेगी। इस बार आपको अगर टैक्स में आ रहे हो तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ये बात मैं क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ, कई लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।